नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जो हमारा टॉपिक है 300 प्लस करंट के टॉपिक को कवर करना है इस 20 से 25 दिनों में। इसके तहत आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। फ्रेंड्स, इस दूसरे लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे हैं UNEP फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022। ये UNEP का एक फ्रंटियर रिपोर्ट जारी हुआ है 2022 से रिलेटेड। इसके 3 कंसर्न्स हैं। पहला है नॉइज से रिलेटेड, दूसरा है ब्लेस से रिलेटेड एंड तीसरा है मिसमैच से रिलेटेड। ये जो नॉइज है एंड ब्लेस है, ब्लेस मतलब जो वाइल्ड फायर लगता है उससे रिलेटेड है। ये इस रिपोर्ट का 3 कंसर्न्स हैं। इसमें जो मेन फाइंडिंग है जो इंडिया से रिलेटेड है वो हमारे काम का है। वो ये है कि की फाइंडिंग इसमें जो नॉइज से रिलेटेड है वो है कि आउट ऑफ 30 नॉइज पॉल्यूटेड सिटीज जो साउथ एशिया में पाया गया है उसमें 5 जो सिटीज है वो इंडिया से ही है। इसमें जो 5 सिटीज हैं वो आप मुरादाबाद है, कोलकाता है, आसनसोल है, जयपुर है एंड दिल्ली है। इसका मतलब ये है कि UNEP फ्रंटियर्स रिपोर्ट जो 2022 जारी हुआ है उसमें भारत के ये 5 शहर हैं जो नॉइज पॉल्यूटेड हैं। फ्रेंड्स, ये 5 शहर साउथ एशिया के जो 13 शहर है उसमें से ये 5 शहर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही है, इसीलिए चिंता का विषय है। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है हमारा मिनीमाता कन्वेंशन। ये 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको बोलते हैं COP4। ये मिनीमाता कॉन्फ्रेंस जो है ये मरकरी से रिलेटेड है। इसका जो कॉन्फ्रेंस है बाली में हुआ जो कि इंडोनेशिया में है। MC मतलब मिनीमाता कॉन्फ्रेंस जो है ऑन मरकरी एडॉप्टेड इन 2013 में इसे जेनेवा में एडॉप्ट किया गया था। ये वर्ल्ड का पहला लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। इसका उद्देश्य है मानव के हेल्थ को और इन्वायरमेंट को मरकरी के जो एडवर्स इफेक्ट हैं, मरकरी के कारण जो बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं उससे प्रोटेक्ट करना। फ्रेंड्स, ये जो मिनीमाता नाम दिया गया है ये जापान का एक शहर है, एक जगह है जिनके नाम पे इसका नाम मिनीमाता दिया गया है। ये जो मिनीमाता जगह है जापान में, वहाँ पे मरकरी के कारण होने वाले जो निगेटिव इम्पैक्ट हैं, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल जो डिजीजेस थे 1950s के दशक में वो वहाँ पे पाया गया, इसीलिए इसका नाम मिनीमाता डिजीज दिया गया। इंडिया जो है इस पे कन्वेंशन पे जो साइन किए हैं वो 2014 में साइन किए हैं और इसे रेटिफाइड किया है 2018 में। ये क्वेश्चन है कब साइन किया है, कब रेटिफाइड किया है, कब इन फोर्स में आया है, ये सब सवाल पूछते रहते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है लक्ष्य जीरो डंप साइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डंप साइट से आप लोग परिचित हैं और हमारा लक्ष्य है कि डंप साइट्स जो हमारे देश में हो वो लगभग 0 ही हो। वास्तव में ये जो है स्वच्छ भारत जो मिशन है हमारा अर्बन 2.0 से रिलेटेड उसके अंतर्गत ही ये एक एम्स है, ये एक उद्देश्य है। इसका मतलब है इसमें इस उद्देश्य के अंतर्गत हमें एक रेमिडिएट करना है, मतलब आप कह सकते हैं एक समस्या का समाधान निकालना है। समस्या क्या है कि हमारे पास लगभग 16 करोड़ मेट्रिक टन्स लीगेसी वेस्ट है। लीगेसी वेस्ट का मतलब होता है जो कई सालों से पड़ा हुआ है, ऐसे वेस्ट जो कई सालों से पड़ा हुआ है और covered around 15,000 acres of prime land across the nations। अगर दिल्ली, मुंबई, मद्रास ये सब के आसपास अगर आप जाएंगे तो आपको मतलब वेस्ट का पहाड़ जैसा लगेगा कि वहाँ पे खड़ा है, वेस्ट का पहाड़ है, मतलब कूड़े का भंडार है ऐसे जगह पे। मतलब ऐसे जगह जो है बहुत जगह को ऑक्युपाई करता है। तो इनका मतलब ये है कि इसके तहत लक्ष्य जीरो डंप साइट के तहत हमें ये जो लीगेसी वेस्ट है उसको समाप्त करना है और जिस एरिया जिस लैंड पे ये लीगेसी वेस्ट है, लीगेसी वेस्ट को खत्म करके उस एरिया को फ्री करना है। इससे क्या हेल्प होगा हमें फर्दर? द विजन ये है कि रिसोर्स रिकवरी, मतलब वो जो डंप साइट में जितने भी वेस्टेज चीज़ हैं उनसे अगर हम कुछ रिकवर कर पा सकते हैं, वहाँ का जो लैंड रिसोर्सेस है उसको हम रिकवर कर लें, पुनः वापस प्राप्त कर लें, पहला। और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है ये एक बार देख लेते हैं।
सर्कुलर इकोलॉजी इज ए मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये एक तरह का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन से रिलेटेड एक मॉडल है जिसके अंतर्गत जितने भी मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको लंबे समय तक यूज करना है। कैसे? उसको शेयरिंग करके, लीजिंग करके, रीयूजिंग करके, रिपेयरिंग करके, रिफर्बिशिंग करके एंड रिसाइकलिंग करके। इस तरह से हम इसका जब हम लंबे समय तक इसको यूज करते हैं इस मॉडल के तहत, तो इसको हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलर इकोनॉमी हो गया या रिसोर्स रिकवरी जो है, ये दोनों हमारा एक बेनिफिट होगा इससे। इसीलिए ये लक्ष्य जीरो डंप साइट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है अर्थ आवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्थ आवर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। ये जो है 26 मार्च, प्रत्येक साल 26 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। इसका जो थीम था इस बार वो है सेव आवर फ्यूचर। याद रखिएगा, यहाँ पे सेव आवर, SAVE, सेव आवर फ्यूचर नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम के प्रेशर में अगर आप बहुत स्पीडली पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप सेव आवर ही समझ लें कि सेव आवर है। इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही अटेंटिव होकर पढ़िएगा कि वहाँ पे सेव आवर फ्यूचर नहीं है, बल्कि सेव मतलब फ्यूचर को सेव देना है, एक नया रूप देना है, नया आकार देना है। तो इसका जो थीम है इस बार का वो है सेव आवर फ्यूचर, ये ध्यान रखना है। ये इनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड को, इवन द कम्युनिटीज और बिजनेसमैन को कि आप जो आपका नॉन एसेंशियल्स लाइट है उनको 1 घंटा के लिए सिंबॉलिक तौर पे आप उसको बंद कर दें, ऑफ कर दें। कमिटमेंट टू प्लेनेट, ये जो प्लेनेट अर्थ है इसके प्रति जो आपका समर्पण है इसको बताने के लिए, इसको दिखाने के लिए। ये जो WWF है एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा, ये इतने बड़े पैमाने पर होता है कि ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंटल मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ध्यान रखना है। ये जो है इसकी शुरुआत जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये ग्लांड है, स्विट्जरलैंड में एक जगह, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिम्बा। थोड़ा परिचित सा नाम लगता है, सिम्बा। साउथ की बहुत सारी मूवी है जिसमें इस तरह का नाम मिलता है मुझे, सिम्बा करके। तो ये इसका जो अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर विथ इंटेलिजेंस मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लाइन। जो एशियाटिक लाइन्स है उनका मार्किंग करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, पर वो इंटेलिजेंस बेस्ड होना चाहिए। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज किया जाता है। जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इस सिम्बा को यूज कर रहा है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में। जो एशियाटिक लाइन्स है उसके आइडेंटिफिकेशन में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है। ये एक तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये बेस्ड है फोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर पे आधारित है। फ्रेंड्स, ये सिम्बा को याद रखिएगा। ये टर्मोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड है? मतलब एक तरह का आपका ये कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको एशियाटिक जो लायन है इसको आइडेंटिफाई करने में यूज किया जाएगा, और करने वाला जो संगठन है वो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन वॉल्फ से रिलेटेड। ये न्यूज में इसलिए है कि पहली बार फर्स्ट साइंटिफिक पॉपुलेशन एस्टिमेट हुआ है इंडिया पेनिनसुला में वॉल्फ का। इंडियन पेनिनसुलर वॉल्फ्स का फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 3100 मतलब अराउंड 3000 मेंबर्स जो है इस स्पीसीज के हमारे देश में बचे हुए हैं। बस इतना ही बचा हुआ है। तो आप देखते हैं कि जो इंडियन वॉल्फ है ये सब स्पीसीज है ग्रे वॉल्फ का। ये जो वॉल्व्स है इट इज वन ऑफ द कॉमन लार्ज कार्निवेरस फाउंड इन स्कर ग्रासलैंड्स एंड एग्रो पेस्टोरल रीजन्स ऑफ सेमी एरिड इंडिया। ये टर्मोलॉजीज याद रखिएगा। इंडिया का जो सेमी एरिड वाला पार्ट है वहाँ पे लार्जली ये इंडियन जो पेनिनसुलर वॉल्व्स है ये पाए जाते हैं। इसका जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, जो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इसका एक हम थोड़ा स्टेटस देख लेते हैं, कंजर्वेशन स्टेटस।
3-4 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन है, उसमें ये इसका किस तरह से लिस्टिंग हुआ है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ये याद रखिएगा, 1972 जो एक्ट है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 1 में इंडेंजर्ड स्पीसीज के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। जो साइट्स है, इस साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंडियन वर्ल्ड को, और ICUN जो है उसमें यह लिस्ट कंसर्न के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये आप 3 पॉइंट जो है इसको याद रखिएगा। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कार्बोफ्यूरन। ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखिएगा। क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, अभी हिमालयन ग्रिफोन वल्चर्स है और एस्टेपी एगल्स है जो असम में, और जो हिमालयन ग्रिफोन वल्चर्स है इनका बड़े पैमाने पे डेथ हुआ है। इसका माना जाता है कि जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उस पेस्टिसाइड को, जिसमें कि उस पेस्टिसाइड में कार्बोफ्यूरन होता है, उस कार्बोफ्यूरन पेस्टिसाइड को यूज करने के कारण जब ये हिमालयन ग्रिफन और एस्टिपल ईगल्स जैसे जीवों में वो चीज जाता है, ये बहुत बड़े पैमाने पे इनके मौत का जिम्मेदार है। अब हम देख लेते हैं कि जो कार्बोफ्यूरन है ये क्या है। ये एक तरह का पेस्टिसाइड है, इसको यूज किया जाता है इंसेक्ट एंड नेमेटोड्स को कंट्रोल करने में। एग्रीकल्चर क्रॉप्स में इसमें डाला जाता है। इट्स एक्सटेंसिव यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पस में से यूज किया जाता है। ये जो है डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन एंड ह्यूमन हेल्थ इश्यूज। ये कार्बोफ्यूरन जो है, ये आप इस टर्मिनोलॉजी को यूज कीजिएगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ में ये टर्मिनोलॉजी दे दिया जाएगा। ऑप्शन, ये क्वेश्चंस में ये टर्मिनोलॉजी होगा और ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ से संबंधित है। तो आपने कार्बोफ्यूरन को देखा। अगला टॉपिक जो हमारा वो है मेकेदातु डैम। ये कंटेक्स्ट इसको समझते हैं। तमिलनाडु ने एक रिजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट इस डैम के। ये जो डैम बनाया जा रहा है इसके अगेंस्ट में तमिलनाडु ने रिजोल्यूशन पास किया है अपनी विधानसभा में, इसीलिए अभी न्यूज में था। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये कावेरी रिवर पे बनाया जा रहा है और कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हैं, ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटका है। ये कावेरी रिवर पे ये डैम बनाया जा रहा है, मेकेदातु डैम। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये कोलैबोरेशन विथ नीमहंस। नीमहंस एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ये नीमहंस के कोलैबोरेशन से ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। इसका एम क्या है, इसका एम है कि एक्सटेंड करना है, एक्सटेंडिंग द मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग टू 6000 वन स्टेप सेंटर। ये याद रखिएगा, वन स्टेप सेंटर OSC फंक्शनलीज अक्रॉस इंडिया। ये जो वन स्टेप सेंटर है इसमें एक्सटेंड करना है ये मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम को। ये अब समझ लेते हैं OSC जो वन स्टेप सेंटर है ये स्कीम क्या है। ये स्कीम भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाता है, चलाया जाता है। ये इम्प्लीमेंट किया गया है 2015 में, तब से ये चालू है। ये प्रोवाइड किया जाता है इसके तहत इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस एंड डिस्ट्रेस both in private and public space. They aid in medical, legal and crime related matters. ये जो वन स्टेप सेंटर है इनका ये सारे फंक्शंस हैं। तो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट जो है ये चलाया गया है नीमहंस के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है समर्थ से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पर्पस क्या है, इसका है स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन। इसका पर्पस है कि वुमेन में
इंटरप्रेन्योरशिप जो एक क्षमता होता है, मतलब रिस्क लेने की जो क्षमता होती है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता जो होती है, उसको इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। स्पेशल इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, वुमेन में इस तरह के रिस्क लेने की क्षमता को प्रमोट करना जो है, ये इसका पर्पस है समर्थ का। ये जो लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा वुमेन से रिलेटेड है, लेकिन वुमेन जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनके द्वारा ये नहीं किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, MSME जो है मिनिस्ट्रीज, इसके द्वारा जो है किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही टेक्निकल है कि लगता है कि वुमेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से किया होगा, क्योंकि इसमें वुमेन के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये MSME के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका जो एम है वो है टू प्रोवाइड वुमेन एन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, सेल्फ रिलायंट मतलब स्वयं पे निर्भरता हो, स्वावलंबन हो, एंड इंडिपेंडेंट बाय अंडरटेकिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये दो जो है एम्स है। अंडर समर्था बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो कि 3 बेनिफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% जो सीट्स है फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी एलोकेटेड फॉर वुमेन। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसमें 20% सीट्स जो है वुमेन के लिए ये एलोकेट किया जाएगा। स्पेशल ड्राइव, एक स्पेशल ड्राइव लिया जा रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन ओन्ड MSMEs अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशंस। एक उद्यम रजिस्ट्रेशंस के तहत लगभग स्पेशल जो MSME ओन्ड है महिलाओं के द्वारा, उनका रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन में इस तरह के MSME जो कि महिलाओं के द्वारा ओन्ड है, महिलाओं के द्वारा उसको नियंत्रित और संचालित किया जाता है, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ये दूसरा पॉइंट। और जो MSME बिजनेस डेलीगेशंस होते हैं, जिनका एग्जीबिशंस लगता है अंडर द मार्केटिंग असिस्टेंस, उसमें जो वुमेन ओन्ड MSMEs है उनको डेडिकेट किया जाएगा। ये लगभग 20% MSME बिजनेस डेलीगेशन जो है वहाँ पे डेडिकेट किया जाएगा। ये इसका थर्ड पॉइंट है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है नारी शक्ति पुरस्कार। बहुत ही टेक्निकल है, इस चीज़ समझना इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। दिस अवार्ड इज कन्फर्ड ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स जो डे है 8 मार्च को मनाया जाता है, उस समय ये दिया जाता है। इट इज एन इनिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का इनिशिएटिव्स है ये। इसका पर्पस है कि एक्नॉलेज करना है, स्वीकार करना है, मतलब बढ़ावा देना है एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, उसको एक्नॉलेज करना है, पहला। दूसरा, टू सेलिब्रेट वुमेन एज गेम चेंजर एंड कैटलिस्ट एज पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। जो महिलाएं, जो गेम चेंजर महिलाएं हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो सोसाइटी को लीड कर रही है, चेंज कर रही है, उनका जो रिकॉग्निशन है उनको सेलिब्रेट करना है, ये इनका पर्पस है। लेकिन जो मेन पॉइंट है ये है कि अवार्ड इज ओपन टू ऑल इंडिविजुअल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, सबके लिए ओपन है, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस, हर एक व्यक्ति के लिए ये ओपन है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर ऑल है उस क्वेश्चन में तो आप इसको सही मानिएगा, अगर ऑल नहीं है, ओनली वुमेन दिया हुआ है, तो आप समझिएगा कि ये ऑप्शंस गलत है एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन में। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकली ध्यान रखिएगा। फिर फ्रेंड्स, जो हमारा आज का लेक्चर है ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वैल्यूएबल कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच इससे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू डियर।